everyone. This is Kajal Mahajan, your educator of Business Studies subject. Welcome to the Education World. आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है बिजनेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बिजनेस स्टडीज एंड द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की. ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है? जो भी काम हम करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज, चाहे वो स्लीपिंग है, चाहे वो ईटिंग है, चाहे वो हमारा बाहर घूमने जाना है, वॉकिंग है, जॉगिंग है, दीज आर ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज. So activities which human undertakes are known as human activities. तो कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो हमारी सोशल होती हैं और कुछ एक्टिविटीज हमारी ऐसी होती है जो हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, और कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो हम अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए करते हैं, मतलब प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए, सैलरी अर्न करने के लिए. वो होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो एक्टिविटीज विच आर कैरिड आउट टू गेट द पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन ऑल्सो. सो नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन जितनी भी एक्टिविटीज करता है, एक इंसान जितनी भी एक्टिविटीज करता है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती हैं. एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की. द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन विद द पर्पस ऑफ अर्निंग द मनी. पैसा कमाने के लिए तुम जो काम करते हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है. इसमें हम बात कर सकते हैं प्रोडक्शन की, गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, एक्सचेंज की, गुड्स की सेल करना या सर्विसेज प्रोवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें हम गुड्स को अवेलेबल करवाते हैं कस्टमर डिस्पोजल पे, मतलब कस्टमर की कंजम्पशन के लिए जिस पॉइंट पे जो कि रिटेलर्स रहते हैं, कंज्यूमर के लिए जो रिटेलर है वो लास्ट पॉइंट होता है जहां से उसको गुड्स अवेल होती हैं, तो वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन में. सो एग्जाम्पल्स को देखा जाए तो एक फैक्ट्री में काम करना आपके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि बदले में आपको उसके लिए वेजेस पे की जाती हैं, सैलरी पे की जाती है. ऑफिस में जाकर अगर आप काम करते हो, अटेंडिंग द ऑफिस फॉर योर वर्क, उसके लिए भी हमें सैलरी मिलता है, दैट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. डॉक्टर अगर अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहा है तो वो बदले में फीस चार्ज करता है, जो डॉक्टरी को भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाता है. तो दूसरी ह्यूमन एक्टिविटी जो हमारे पास होती है वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये सिर्फ और सिर्फ हम सोशल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं. जिस तरह से हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, क्लबिंग के लिए जाते हैं, या रिलीजियस टेंपल्स में विजिट कर रहे हैं, रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट कर रहे हैं, तो ये एक्टिविटीज हमारे सोशल सर्कल से रिलेटेड है, हमारी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है. बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बदले में हमें किसी तरह का अर्न कोई चीज की जा रही है, तो इसीलिए ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड की जाती हैं. क्योंकि अब हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर रहेगा. वी हैव 3 काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज रहती है, एक बिजनेस, एक एम्प्लॉयमेंट और एक प्रोफेशन. बिजनेस की बात की जाए तो ये किसी ऑनर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, जैसे फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया. ये सब एक्टिविटीज जो है ये बिजनेस का पार्ट बनती हैं. और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जब आप ऑफिस में जाके काम कर रहे हो किसी एम्प्लॉयर के अंडर, एम्प्लॉयर कौन होता है? वो पर्सन जिसने आपको एम्प्लॉय किया है, जिसने आपको जॉब प्रोवाइड किया है, ही इज नॉन एज एम्प्लॉयर. अगर आप ऑफिस में जाके काम कर रहे हो, बैंक्स में काम कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनीज में काम कर रहे हो, या किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके किसी एम्प्लॉयर के अंडर सर्विस एग्रीमेंट के अंडर काम कर रहे हो, तो दैट इज योर एम्प्लॉयमेंट. और अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन उस चीज को बोला जाता है जिसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड स्किल्स होनी चाहिए. जैसे डॉक्टर, डॉक्टर के पास प्रॉपर एक डिग्री है, उसको हम प्रोफेशन कहते हैं. तो अब इन तीनों कॉन्सेप्ट्स का डिफरेंस स्टडी करते हैं, जिससे ये पॉइंट्स जो है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे. बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस की शुरुआत कैसे की जाती है, इसका कमेंसमेंट कैसे होता है? जब एंटरप्रेन्योर मींस प्रोप्राइटर और ऑनर, जो आइडिया इनिशिएट करता है कि मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है. फॉर एग्जांपल, आपने एक आइडिया इनिशिएट किया कि मुझे अपना बिजनेस ओपन करना है फूड एंड बीवरेज इंडस्ट्री में, तो इट मींस आप एंटरप्रेन्योर हो, वो चीज बिजनेस में आ जाती है. और अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर डिग्री जो है वो कोर्स अकम्प्लिश करना पड़ता है. जिस तरह से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, हमारे कॉमर्स की लाइन में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से पूरा अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाते हैं. वो चीज प्रोफेशन में आती है.
और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जब आप एक सर्विस एग्रीमेंट में एंटर करते हो और किसी एम्प्लॉयर के अंडर वर्क करते हो उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए, उसके बिजनेस के विजन और मिशन को अचीव करने के लिए, देन इट बिकम्स एम्प्लॉयमेंट। सो सेकेंड पॉइंट इज क्वालिफिकेशन। देखो बिजनेस के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिजनेस में आपको नॉलेज एक्वायर करना जरूरी है, बट आपको कोई प्रॉपर डिग्री एक्वायर करना जरूरी नहीं है। इसीलिए बिजनेस के केस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो क्राइटेरिया नहीं है। अगर हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो उसके लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट इट इज फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और कोस्ट और वर्क अकाउंटेंट्स के लिए भी इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो देखो आपको एम्प्लॉयमेंट उसी चीज में मिलेगा जिस चीज में आपके पास स्किल्स हैं, जिस चीज में आपके पास एक्सपीरियंस है और जिस चीज पे आपके पास नॉलेज है। आई एम स्टडीड इन कॉमर्स, मैंने कॉमर्स किया है तो मुझे जो एम्प्लॉयमेंट है वो कॉमर्स की लाइन में ही मिलेगा। आई कांट बी अ डॉक्टर। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिपेंड करता है, आपको जो जॉब मिल रही है वो आपकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग मिलती है। द नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि हमें पैसा लगाना पड़ता है बिजनेस में। ऑब्वियसली हमको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है क्योंकि हमें रिसोर्सेज गैदर करने होता है। तो बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में रिसोर्सेज क्या वर्ड है? रिसोर्सेज हर वो चीज है जिससे हमारा बिजनेस के ऑपरेशंस को हम कंडक्ट कर सकते हैं। गुड्स हमारे लिए रिसोर्स है, पर्सन जो हमारे साथ मिलके काम कर रहा है, जो हमें असिस्ट कर रहा है या जो हमारी काउंसलिंग कर रहा है, वो भी एक तरह का रिसोर्स है। जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो फाइनेंशियल रिसोर्स, वो भी एक तरह का रिसोर्स है। हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को जिन चैनल्स को यूज कर रहे हैं, प्रमोट करने के लिए जिन एडवर्टाइजिंग मीडियाज को यूज कर रहे हैं, वो सब चीजें भी रिसोर्सेज में आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली बिजनेस के लिए चाहिए होता है। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो बहुत लिमिटेड सा इन्वेस्टमेंट होता है दैन बिजनेस। और एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो ओवरऑल हमको उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप एम्प्लॉयर की वर्क प्लेस पे काम करने के लिए जाते हो तो एम्प्लॉयर ने इन्वेस्ट किया होता है, आप जस्ट वहां पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। सो द नेक्स्ट इज रिस्क। बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटी का जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा रहता है। उसका रीजन ये होता है कि जो वेंचर है वो हमने खुद शुरू किया होता है, सारे ऑपरेशन जो है वो हमने अपने इनिशिएटिव पे कंडक्ट किए होते हैं, इसीलिए इसमें रिस्क ज्यादा रहता है। और अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स। इफ यू आर वेल क्वालिफाइड, वेल स्किलफुल, तो आपका प्रोफेशन बहुत अच्छे से रन करेगा और रिस्क बहुत कम रहेगा। और एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नहीं रहता है एक्सेप्ट द रिस्क फॉर टर्मिनेशन। सिर्फ आपको जॉब से निकालने का रिस्क एक रहता है, अदरवाइज आपके पास बिजनेस फेलियर का रिस्क नहीं होता, क्योंकि वो ऑनर बेयर करता है, एम्प्लॉयर बेयर करता है। द नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। आप अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हो अगर आप बिजनेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, फादर जो है वो अपना बिजनेस अपनी नेक्स्ट जनरेशन, अपने डॉटर या अपने सन को ट्रांसफर करते हैं। इसका मतलब आप अपना इंटरेस्ट जो है वो नेक्स्ट ट्रांसफर कर रहे हो। ऐसा बिजनेस में पॉसिबल हो सकता है, प्रोफेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। उसका रीजन ये होता है कि आपको स्किल्स चाहिए। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि एक डॉक्टर जो है उसकी स्किल्स उसके नेक्स्ट जनरेशन मतलब उसके सन में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए प्रोफेशन में आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। और एम्प्लॉयमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, उसमें इंटरेस्ट ट्रांसफर करना तो बिल्कुल भी नहीं होता। जस्ट इतना इंटरेस्ट हमारा रहता है कि हमको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और इन रिटर्न हमको सैलरी अर्न करना है, और वो एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करके। द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। टारगेट क्या है, एम क्या है? बिजनेस को शुरू करने का टारगेट हमारा ये होता है कि हमको प्रॉफिट अर्न करना है, हमको इस तरह से प्रोडक्ट सप्लाई करना है कि हम अच्छा अर्न कर पाए। प्रोफेशन का जो ऑब्जेक्टिव है ना वो सोशल सर्विस होता है, सर्विस प्रोवाइड करना। डॉक्टर का जो प्रोफेशन है उसका जो टारगेट है वो ये है कि पेशेंट्स को ट्रीट करना है ताकि वो फिर से हेल्दी लाइफस्टाइल में आ सके। तो इट इज अ काइंड ऑफ सर्विस, नॉट टू अर्न द प्रॉफिट। और अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव देखें तो वो जस्ट सैलरी अर्न करना होता है, जिसमें हमें एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करना है और सैलरी अर्न करना है। द नेक्स्ट वन इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी के द्वारा आपके कंडक्ट के ऊपर लगता है, आपके बिहेवियर के ऊपर लगते हैं, और आपने वो रूल्स अपनी वर्क प्लेस पे फॉलो करना होता है। दैट इज नॉन एज कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस में ऐसा कोई प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप सबने ये बात सुनी होगी, जैसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज एन ऑडिटर वर्क कर रहे होते हैं और अगर वो किसी तरह का फ्रॉड करते हैं
तो उसमें उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये लाइसेंस जो है ना वो प्रॉपर आपको रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी से ही मिलता है, और अगर आप उन रूल्स को, उन प्रिंसिपल्स को जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, आप अगर उनको फॉलो नहीं करते हो तो वो आपके लिए सस्पेंशन लेके आता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशन में बहुत जरूरी होता है। और अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो जो वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयर के द्वारा टर्म्स एंड कंडीशंस आपके एग्रीमेंट में लिखी गई है, आपको वो फॉलो करनी होती है, और वही कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आपके ऊपर एम्प्लॉय होता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व्ड। तो बिजनेस में हमारा जो काम रहता है वो इस तरह का रहता है कि हमें या तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, या हम ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसको आगे सेल करते हैं। मतलब ईदर इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन और एक्सचेंज। और अगर हम लोग प्रोफेशन की बात करें तो उसमें ये होता है कि हमने अपनी पर्सनलाइज सर्विसेज रेंडर करनी है। ठीक है, पर्सनलाइज सर्विसेज, जैसे आई एम अ टीचर और मुझे अपनी टीचिंग की सर्विसेज रेंडर करनी है, तो मेरा काम जो है वो टीचिंग है। जिस तरह का टीचिंग मैं कर रही हूं वो दूसरा पर्सन नहीं कर सकता, जिस तरह का दूसरा पर्सन टीचिंग कर रहा है वैसा तीसरा पर्सन नहीं कर सकता। तो प्रोफेशन में जो आपका काम इन्वॉल्व होता है वो बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज्ड होता है। और अगर हम लोग बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो जो काम आपको एम्प्लॉयर के द्वारा असाइन किया गया है, जिसके लिए आपको ज्वाइनिंग दी गई है उस इंस्टीट्यूशन में या उस वर्क प्लेस पे, वही आपका काम रहेगा। अगर हम रिवॉर्ड की बात करें, इन रिटर्न हमें क्या मिलता है इन तीनों एक्टिविटीज को करने से, तो बिजनेस का जो रिवॉर्ड है दैट इज प्रॉफिट, क्योंकि हम बिजनेस एक्टिविटी जो करते हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। प्रोफेशन में जो रिवॉर्ड मिलता है दैट इज फी, और एम्प्लॉयमेंट में जो रिवॉर्ड मिलता है दैट इज सैलरी और वेज। तो हियर आई वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैलरी और वेज। वेज जो है ना वो ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज को मिलती है, मतलब एट द फैक्ट्री लेवल द पर्सन्स हु आर एंगेजिंग इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी they get wages. White collar employees, officers, they get salary who do the official work. Now comes to the next concept, what is business? अब हम स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे कि बिजनेस क्या है। एक ह्यूमन एक्टिविटी जो प्योरली गुड्स को खरीदना, बनाना और बेचना, इसके ऊपर सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करती है, दैट बिकम्स बिजनेस। इसमें वो सारे ऑक्यूपेशन आता है, मैन्युफैक्चरिंग भी आता है, कंस्ट्रक्शन भी आता है, रिटेलिंग भी आता है, होलसेलिंग भी आता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आप सबने सुने हैं अपनी डेली लाइफ में। बिजनेस यही सब है। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस? दिस विल क्लियर द डेफिनेशन इन अ मोर कंसाइज टर्म्स। अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जो सर्विसेज आप रेंडर कर रहे हो, उसके लिए कस्टमर क्रिएट करना, अपनी पब्लिक में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में लोगों को अट्रैक्ट करना कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदे, दैट इज एलिमेंट ऑफ बिजनेस, क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ। द सेकंड वन इज कन्वर्टिंग द इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ एक प्लास्टिक का पीस पड़ा है, उसका कोई भी यूज नहीं है, इट इज जस्ट अ स्क्रैप। अगर आप उस प्लास्टिक को मोल्ड करके एक बॉटल की फॉर्म में ले आते हो तो इट विल बिकम अ काइंड ऑफ गुड which can be used to store the water in it or any other drink. तो इकोनॉमिक सोर्सेज को, रिसोर्सेज को हम लोग गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट करते हैं, जो हमें बिजनेस में डालता है, कि बिजनेस में एंटर करवाता है। नेक्स्ट इज इनोवेटिंग द न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आज जो टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, ग्लोबलाइजेशन है, हमारे को जो भी कंपटीशन फेस करना पड़ता है वो सब इंटरनेशनल लेवल से होता है, तो हमें प्रोडक्ट्स जो है वो इनोवेट करते रहना चाहिए। जिस तरह से एप्पल कंपनी की एग्जांपल लेते हैं, जब उन्होंने सबसे पहला आईफोन लॉन्च किया, फिर उन्होंने उसमें फीचर एनहांस किए, धीरे धीरे और एनहांस किए, तो एप्पल आईफोन आज इस टाइम पे 12 तक सीरीज जो है वो अपनी लॉन्च कर चुका है। और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स फिर उन्होंने आईपैड्स के मार्केट में एंटर किया, आईपोड्स के मार्केट में एंटर किया, स्मार्ट वॉचेस के मार्केट में एंटर किया। इसका मतलब ये है कि हमको इनोवेशन इंट्रोड्यूस करते रहना पड़ता है टू रिमेन द कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। एंड द नेक्स्ट इज मार्केटिंग दीज इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। देखो, जब तक आपने अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं किया, मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं किया, कस्टमर्स के सामने उसको पोजीशन नहीं किया, नोबडी विल कम टू नो कि आपके पास क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसका मतलब आपने मार्केटिंग करनी है, जिसका मतलब ये होता है कि कस्टमर्स को, सोसाइटी को, पब्लिक को इन्फॉर्म करना व्हाट इज रेंडरिंग बाय अस। द नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ बिजनेस फीचर्स। The very first is it is an economic activity. Why it is economic activity? क्योंकि इसका जो टारगेट है, जो मेन एम है, वो है प्रॉफिट अर्न करना। द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, गुड्स और सर्विसेज की सेल की जाती है, और बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट फीचर रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है। इन केस आप अपनी प्रॉपर्टी की सेल इन द मंथ ऑफ जनवरी कर रहे हो,
इन द ईयर 2021. उसके बाद में आप अपनी प्रॉपर्टी की सेल इन द मंथ ऑफ सपोज अगस्त 2023 में कर रहे हो, तो इट इज नॉट द सेल ऑन द रेगुलर बेसिस, इट मीन्स इट इज नॉट अ बिजनेस. तो बिजनेस वही चीज है जिसमें आप सेल रेगुलर बेसिस पे करते हो. एम प्रॉफिट अर्निंग, और रिस्क जो है वो हमेशा अनसर्टेन रहता है. अनसर्टेन का मतलब नॉट श्योर, वो चीज जो हमें बिल्कुल भी श्योर नहीं है. रिस्क का नहीं पता कि कब किस टाइम अराइज हो जाएगा. मे बी एक फायर जो है वो गोडाउन में प्लेस हो जाए तो उसकी वजह से सारा आपका जो स्टॉक है वो वेस्ट हो जाएगा. तो इट इज अ काइंड ऑफ रिस्क. जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा रिटर्न रहेगा, जितना कम रिस्क होगा उतना ही कम रिटर्न रहेगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बिजनेस रिस्क. रिस्क क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी, एक तरह का अंदाजा, एक तरह का गेस वर्क, एक तरह का एस्टिमेशन कि हमारे को किस तरह का लॉस इनकर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेलिंग द जूस प्रोडक्ट, है ना, मैं जूसेस सेल कर रही हूँ और वो वेयर हाउस में पड़े, तो ऐसा हो सकता है कि वो डैमेज हो जाए, स्पॉइल हो जाए, आउटडेटेड हो जाए, या फायर ब्रेकआउट हो जाए, तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो खराब हो जाए. तो ये सारी चीजें जो है ये रिस्क लेके आता है. तो कुछ रिस्क हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ रिस्क हम कंट्रोल नहीं कर सकते. सो बिजनेस रिस्क जो है वो अनसर्टेनिटी की वजह से राइज होता है. हर एक बिजनेस का ये इंटेग्रल पार्ट है. बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप डील कर रहे हो कोल की डिलीवरी में, तो कुछ कोल ट्रांसपोर्ट होता होता वो थोड़ा सा डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब कि वो नॉर्मल रिस्क है, वो रहेगा. और रिटर्न जो है इसका रिस्क को बेयर करने का, दैट इज प्रॉफिट. सो लास्ट टॉपिक इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. So there are 4 main causes: natural, human, physical and economic causes. तो natural causes रहता है जो natural calamity की वजह से होते हैं. flooding हो गई, droughts हो गए, earthquake हो गया, उसकी वजह से जो damage हुआ, that is natural cause. human causes जो है वो जो human being की गलती की वजह से होता है. for example theft by the employee in the office, तो इससे जो लॉस होगा that is human cause. अगर हम physical causes की बात करें तो जब हम पर्टिकुलरली एसेट्स के डैमेज को स्टडी करते हैं ना, तो एसेट्स क्या चीज होते हैं? जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, जिनको लेके हम अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज को कंटिन्यू करते हैं. तो एसेट्स को जो डैमेज रहता है ना, दैट बिकम्स द फिजिकल कॉज. जिसमें आप ये कह दो कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई. पुरानी एग्जाम्पल की बात करते हैं बहुत टाइम पहले की, कि पहले आते थे टाइपराइटर्स. तो एक वर्क प्लेस पे टाइपराइटर से टाइपिंग की जाती है और अचानक कंप्यूटर लॉन्च हो जाता है. तो जब कंप्यूटर लॉन्च होगा, ऑब्वियस है कंप्यूटर इज मोर इफेक्टिव देन टाइपराइटर. तो टाइपराइटर जो है वो टेक्नोलॉजी वाइज आउटडेटेड हो जाएगा. इट मींस योर एसेट इज लूजिंग इट्स वैल्यू. सो इट इज द फिजिकल कॉज. द लास्ट वन इज द इकोनॉमिक कॉज. तो इकोनॉमिक कॉज जो है वो मार्केट में चेंजेस आने की वजह से आता है. मार्केट में चेंजेस आप इस तरह से कह सकते हो कि आजकल लोग जो है वो प्रेफर नहीं करते कि एनालॉग वॉचेस पहनना, है ना, वो डिजिटल वॉचेस प्रेफर करते. तो इसका मतलब उनके टेस्ट में, उनकी प्रेफरेंसेस में चेंज आ गया है. तो इसकी वजह से जो चेंज आता है, दीज आर द इकोनॉमिक कॉजेज, और ये भी बिजनेस के लिए रिस्क फैक्टर होते हैं. एग्जाम्पलीफाई करते हैं कि जब नोकिया कंपनी ने फोन्स लॉन्च किए थे तो उसमें कीपैड होता था, और जैसे ही स्मार्टफोन्स की टेक्नोलॉजी आई विद द टच एबिलिटी, तो नोकिया स्टार्ट लूजिंग इट्स मार्केट. द रीजन बिहाइंड, उन्होंने मार्केट के टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को कॉप अप नहीं कर पाए. तो उसकी वजह से उनके बिजनेस को रिस्क अराइज हुआ, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट्स जो है वो आउटडेटेड हो गए. तो दीज आर द इकोनॉमिक कॉजेस. सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर टुडेज क्लास. आई होप यू अंडरस्टैंड इट फुली. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस टॉपिक स्टडी करेंगे. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.